बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने एक बहुत ही अहम बात आज इस बिल को सदन के समक्ष रखते हुए कही कि जब और कोई मंशा नहीं दिखती तो शक राजनीतिक मंशा पर जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी इस विधेयक की भी है, पर मैं उस पर बाद में आऊंगा। अध्यक्ष जी, वर्ष 1991 में दिल्ली के नागरिकों को जो राजनीतिक स्वायत्ता है वो देने की प्रक्रिया तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, स्वर्गीय श्री नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आरंभ की। 1997 से लेकर 1991 तक दिल्ली में एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करती थी, पर जो केंद्र का नियंत्रण था दिल्ली के ऊपर, वो नियंत्रण पूरी तरह से संकीर्ण रहता था और काफी देर से ये मांग उठती आ रही थी कि दिल्ली को राजनीतिक स्वायत्ता देने की जरूरत है। और 1991 में जो धारा 239 ए है भारत के संविधान की, उसको संविधान में जोड़ा गया। जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का कानून है उसको पारित किया गया और दिल्ली में एक विधानसभा बनी और दिल्ली में जो लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं थी उसको पूरा करने की ओर एक कदम बढ़ाया गया। अध्यक्ष जी, पिछली वर्ष वो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का कानून था उसको संशोधित कर केंद्र सरकार ने एक बार दोबारा ये कोशिश की कि जो दिल्ली को नियंत्रण करने की शक्ति है, जो क्षमता है, वो केंद्र सरकार अपने पास वापस ले ले। और आज ये जो दिल्ली एमसीडी को एक बार दोबारा विलय करने का विधेयक इस सदन के समक्ष रखा गया है, ये उसी प्रक्रिया में एक और कदम है। और मैं इसके तय में और जो बिल के मेरिट्स हैं, जब उसके ऊपर अपना वक्तव्य रखूंगा तो और विस्तार से इसके ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा। पर अध्यक्ष जी, जब इस बिल को पुनर्स्थापित किया जा रहा था उस समय हमने सरकार की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के ऊपर कुछ सवाल उठाए थे और मैं उन सवालों को विस्तार पूर्वक आज इस सदन में रखना चाहता हूं। सरकार की तरफ से यह दलील है कि जो धारा 239 ए है भारत के संविधान का, कि उसका जो खंड सी है, उसका जो दूसरा प्रोवाइजो है, उस दूसरे प्रोवाइजो के तहत सरकार के पास ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि इस विधेयक को इस सदन में लेके आ सकती है। मैं इस सदन के समक्ष वो 239 ए का जो सेकंड प्रोवाइजो है उसको रखना चाहता हूं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम इनैक्टिंग एट एनी टाइम एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू द सेम मैटर, including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the legislative assembly। तो अगर इसके शब्दावली को संज्ञान में लिया जाए तो जो सरकार कह रही है वो बात सही है, पर अगर आप पूरी जो धारा 239 ए है उसको अगर आपके संज्ञान में ले तो उसकी मंशा ये नहीं है। इस प्रोवाइजो को इस धारा में डालने का सिर्फ एक ही मकसद था और वो मकसद ये था कि अगर जो दिल्ली की विधानसभा है या दिल्ली की सरकार है कुछ ऐसा अटपटा कानून बना देती है जिससे कि जो राष्ट्रीय राजधानी है उसकी व्यवस्था में कोई बहुत ही गंभीर विघ्न पड़ता है, तो इस सदन को अख्तियार दिया गया था कि इस प्रोवाइजो का इस्तेमाल करके वो जो एक इमरजेंसी परिस्थिति है उस इमरजेंसी परिस्थिति को सुधारा जाए। इस प्रोवाइजो का कि कभी यह मंशा नहीं थी कि इस तरह से जिस चीज के ऊपर दिल्ली की विधानसभा का अख्तियार है
उसके ऊपर यह सदन कानून बनाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की विधानसभा का अख्तियार क्यों है। अध्यक्ष जी, वर्ष 1993 में जब भारत के संविधान में जो भाग 9 है और 9A जो पंचायतों से और नगर पालिकाओं से संबंधित रखता है, उसको जोड़ा गया और पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक अधिकार दिया गया। उस समय यह बात सुनिश्चित की गई थी कि म्यूनिसिपैलिटीज को बनाने का जो अख्तियार है, जो अधिकार है, वो राज्य सरकारों के पास है। और अगर आप संविधान की धारा 243P और 243Q को अपने संज्ञान में लें तो उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द इस्तेमाल किया गया है गवर्नर। अब ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे अख्तियार हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं, जो केंद्र सरकार के निर्देश पर वो इस्तेमाल करते हैं। पर अगर आप उस धारा को गंभीरता से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि उसमें साफ साफ जो उसकी मंशा है, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, वो लेजिस्लेटिव इंटेंट ये है कि लोकल बॉडीज का जो अख्तियार है वो राज्य सरकार के पास रहना चाहिए। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, किसी भी संविधान की धारा को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। जो धारा 239A है उसको संविधान की धारा 246 जो 7वां शेड्यूल है उसकी एंट्री 5 के साथ पढ़ने की जरूरत है। और वो एंट्री 5 साफ साफ ये कहती है दैट द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। वो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स गृह मंत्रालय ने क्रियान्वित किए एनसीटी ऑफ दिल्ली के संदर्भ में, उसकी अगर आप रूल 8 को एंट्री 1 को अपने संज्ञान में लें, उससे भी यह साफ जाहिर होता है कि मंशा यही थी कि लोकल बॉडीज दिल्ली सरकार के अख्तियार क्षेत्र में रहे। जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं एनसीटी दिल्ली के, जो गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर 1993 को क्रियान्वित किए थे, उसकी जो एंट्री 26 है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको अर्बन डेवलपमेंट जो शहरी विकास मंत्रालय है दिल्ली सरकार का, उसके अधीन रखा गया था। और यही कारण था अध्यक्ष जी कि जब दिल्ली एमसीडी के कानून को जो 1997 में बना था उसको संशोधित किया गया, उसको 2011 में इस सदन ने संशोधित नहीं किया पर दिल्ली की विधानसभा ने संशोधित किया था। और इसीलिए मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी सदन को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है इस कानून को संशोधित करने की, वो दिल्ली विधानसभा को है और ना कि भारत की संसद को। ये मैं जो आपत्ति है अपनी इस विधेयक के संदर्भ में बहुत साफ तौर पे दर्ज कराना चाहता हूं। अब मैं इसके मेरिट्स पे आता हूं। यह कहा गया स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में, और गृह मंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि ये जो तीनों कॉरपोरेशंस बनी थी, इनमें रिसोर्स गैप बहुत ज्यादा है। जो दक्षिणी दिल्ली की कॉरपोरेशन है, क्योंकि आमतौर पे वो एफ्लुएंट एरिया माना जाता है, शायद उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे। जो बाकी दो कॉरपोरेशंस है, पूर्वी दिल्ली की कॉरपोरेशन है और उत्तरी दिल्ली की कॉरपोरेशन है, उसके पास रिसोर्सेज कम थे। पर अगर जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं उसको आप अपने संज्ञान में दो, तो वर्ष 2014-15 में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था तो दिल्ली सरकार द्वारा तीनों कॉरपोरेशंस को 4,380 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया था। ये जो रकम है ये बढ़कर 2021-22 में 6,172 करोड़ हो गई। तो मैं बहुत ही विनम्रता से अपने आप से ये सवाल करता हूं कि अगर
पूंजी का सवाल था, रिसोर्सेज का सवाल था और दिल्ली भारत की राजधानी है, तो केंद्र सरकार सीधे तौर पर जो वो रिसोर्स गैप है कॉरपोरेशंस का, उसको पूरा कर सकती थी, उसकी भरपाई कर सकती थी, उतना पैसा एज अ ग्रांट दिल्ली सरकार को ट्रांसफर कर सकती थी। इसमें ये तीनों कॉरपोरेशंस को विलय करने की क्या क्या जरूरत पड़ गई, ये मुझे समझ नहीं आया। अगर जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, सिर्फ हम उस रिसोर्स कंस्ट्रेंट को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, अध्यक्ष जी, अगर आप ये जो विधेयक है इसका क्लॉज 5C6 को अपने संज्ञान में ले, जो सेक्शन 3 को संशोधित करता है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन से डिलिमिटेशन के बाद, कौन से रायशुमारी के बाद ये जो नई कॉरपोरेशन है ये गठित की जाएगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर द डिलिमिटेशन। जहां तक मेरी जानकारी है, जो 2021 की डिलिमिटेशन थी उसको स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। अभी तक कोई इसमें क्लैरिटी नहीं है कि 2021 की डिलिमिटेशन कब होगी, इस वर्ष होगी, अगले वर्ष होगी, या सरकार इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाने के लिए, दिल्ली की नई कॉरपोरेशन को बनाने के लिए 2011 की जो डिलिमिटेशन है उसका इस्तेमाल करेगी। तो इसमें एब्सोल्युटली कोई इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो मैं गृह मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये जो डिलिमिटेशन का जिक्र किया गया है, ये कौन से आंकड़े आप इस्तेमाल करेंगे, और अगर जो 2021 की डिलिमिटेशन है वो 2023 तक पूरी नहीं हुई, तो क्या दिल्ली में अगले 2 साल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन नहीं होगा? इसके ऊपर स्पष्टीकरण जरूरी है। इसके अलावा ये जो क्लॉज 13 है इस विधेयक का, जो सेक्शन 514A को इसमें डालता है, उसमें लिखा गया है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल ऑफिसर लगा सकती है जब तक नई कॉरपोरेशन का गठन नहीं होता। तो इससे ऐसा प्रभावित होता है कि जिस तरह से पिछले वर्ष एनसीटी दिल्ली के कानून को संशोधित करके सारे अख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए हैं, उसी तरह से इस एमसीडी के कानून को संशोधित करके, और जब तक डिलिमिटेशन नहीं होती 1 साल 2 साल, इस स्पेशल ऑफिसर के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी को चलाना चाहती है। मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रणाली में सही है कि केंद्र सरकार सीधे तौर पे, चाहे राष्ट्रीय राजधानी हो या कोई देश का और केंद्र शासित प्रदेश हो, कि जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको सीधे तौर पर चलाने की कोशिश करे? और क्या ये जो पार्ट 9 और 9A है भारत के संविधान का, उसकी अवमानना नहीं है? जब ये इस विधेयक के ऊपर चर्चा हो रही थी तो ये उम्मीद किया जा रहा था कि बहुत ही बुनियादी कुछ बदलाव दिल्ली के सिविक गवर्नेंस स्ट्रक्चर में यह कानून लेके आएगा, ये विधेयक लेके आया था। अगर दिल्ली में सीधे तौर पर मेयर की इलेक्शन होती, कोई डायरेक्ट ट्रांसफर होता केंद्र सरकार से जो लोकल बॉडीज हैं उसके फंड्स का, कोई नया एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर को पुनर्स्थापित किया जाता, तो एक मॉडल बनता। और सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं, इस देश में जो बाकी बड़े शहर हैं, जो महानगरियां हैं, और अगर अध्यक्ष जी आप बाहर देखें, दुनिया के कई मुल्कों में देखें, जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स हैं, वो डायरेक्टली मेयर एंड काउंसिल की से चलाए जाते हैं। हमारे भी कई प्रदेशों में डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन होते हैं। तो कुछ इस तरह का अगर बदलाव सरकार लेके आती तो इस बिल का कुछ औचित्य बनता है। आखिरी में अध्यक्ष जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, और मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा, कोई टोका टाकी नहीं कर रहा, पर एक आम जो चर्चा है और जो चीजें सार्वजनिक हुई हैं कि 9 मार्च 2022 को जो दिल्ली की राज्य चुनाव आयोग था, उसने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी
कि भाई जो तारीखें हैं अगले चुनाव की, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव की, उसको मुकर्रर करने के लिए आखिरी मोमेंट पर शायद उनको कोई खत लिखा गया गृह मंत्रालय द्वारा कि हम ये तीनों कॉरपोरेशंस का विलय कर रहे हैं, आप इसको स्थगित कर दीजिए। तो ये जो हमारी संस्थाएं हैं, जो चुनाव आयोग है, उनकी स्वायत्ता के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत के लोकतंत्र पर, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर पड़ेंगे। तो इसलिए मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ अपनी बात समाप्त करता हुआ अध्यक्ष ये कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं कि ये जो विधेयक है ये इस सदन की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है, और अगर किसी सदन को अख्तियार था इस विधेयक को संशोधित करने का या दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 को संशोधित करने का, तो वो दिल्ली विधानसभा के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष।